हाँ, मोदी जी G7 में बैठे और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बोला था व्हाट इज़ G7 विदाउट इंडिया? तो आपने एक बार बोला था सुनने में मोदी जी को इन्विटेशन नहीं आ रहा। मैंने कहा चिंता ना करें चीमा साहब बिल्कुल आएगा और बादशाह आएगा G7 मोदी के बिना चल नहीं सकता। पता ये चला है कि G7 की जो बेसिक कोशिश है वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के ऊपर किस तरह विन करना है ताकि वो रशिया के ऊपर बोलें। थोड़े दिन पहले एक ब्रिक्स की समिट हुई है, वहां पे मोदी साहब थे और ये बड़ी उनको यूनिक पोजीशन इंडिया को जाती है कि वो एक ब्रिक्स में भी बैठते हैं और वो G7 में भी जाके बैठ जाते हैं। ये बड़ी यूनिक पोजीशन है जो कि और ना कोई G7 वाला उधर जा सकता है ना ब्रिक्स वाला कोई उधर जा सकता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक G7 कामयाब होगा मोदी साहब को कन्विंस करने में? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक हर चीज की लिमिटेशन होती है और मोदी साहब की इसको रोकने की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी। जब वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं यार इतना भी भाव ना पकड़ो हम क्योंकि एडा भी पा ना पड़ दो, ठीक है? या फिर हम कहते हैं यार देखो मतलब बहुत रेट लगवा रहे हैं। तो ये क्या मतलब, ये G7 जो है वो मोदी साहब को कन्विंस करना चाह रहा है, सुनने में आ रहा है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए चीमा साहब, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा यूथ पावर, 800 मिलियन यूथ, राइट? सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। हम चीमा साहब आपको एक कल परसों मोदी जी ने बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, आज की डेट में हम महीने में, एक महीने में साहब, वी आर फाइलिंग 5000 पेटेंट्स। 5000 पेटेंट ये कंट्री फाइल करती एक महीने में। सर रिपीटिंग अगेन, 5000 पेटेंट्स आर बीइंग फाइल्ड इन 1 मंथ। इनोवेशन में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। पहली हमारी आपसे बात हुई थी, देखिए आज G7 हो, G9 बोल दो, 11 बोल दो, 13 बोल दो, 18 बोल दो, अगर इंडिया को आप नहीं लाओगे, यू आर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, जो भी इसका नाम हो, इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। इसलिए G7 विदाउट इंडिया कैन नॉट वर्क। इट इज अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए मोदी जी को वहां बुलाया गया। आप बिल्कुल सही कहते हो, ब्रिक्स में भी बैठते हैं, G7 में भी बैठते हैं। अब हम वहां पे जो ला रहे हैं, देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी हम, आईटी पावर हम, सोलर एनर्जी में हम, और जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, वी आर स्टिल स्टैंडिंग बाय आवर कमिटमेंट्स एंड वी आर मीटिंग देम, जो बाकी कंट्रियां नहीं कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व कर बात करें, थर्ड हाईएस्ट हमारे पास है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन नॉट मिस इंडिया नाउ। देखिए वो टाइम निकल के जब आप इंडिया को दरकिनार करके, हुआ इंडिया दरकिनार हुआ पहले, दरकिनार करके आप कोई फोरम वोरम चला लेंगे, सबको पता है। आज शीमा साहब, आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपको मैं, आपने शायद देखा होगा, आपकी नजर तो खैर हर जगह रहती है, आप तो खैर वो कहते हैं ना, बात से भी तेज निगाहें हैं आपकी। तो आपने देखा होगा मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं और यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया के हर मीडिया पे, खुद चल के आते, पीछे से हाथ मत करे, और भाई कैसे हो, अरे अरे यार, अरे भाई साहब आप तो, मतलब ये मैं हिंदी में थोड़ा उसका रूपांतर कर रहा हूँ, थोड़ा ड्रामेटाइज कर रहा हूँ, अरे भाई साहब आप कैसे हैं? आज ये वर्चस्व है भारत का। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वॉकिंग डाउन टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पैटिंग ऑन हिज बैक एंड सेइंग हाय बड़ी, हाउ आर यू। ये एक बहुत बड़ा सिमेंटिक ऑप्टिक है डिप्लोमेसी में। और मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसा होता पहली बार देखा चीमा साहब। दिस आई हैव सीन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब अगर ऐसी आप, अगर ऐसा आपकी पोजीशनिंग है, ऐसा आपका वर्चस्व, आपका ऐसा स्टैचर है, और अगर कोई ये सोच रहा है, कोई ये हवा उड़ा रहा है, या कोई ऐसे गुब्बारे मना रहा है कि आपको लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर बोलेंगे तुम रशिया के अगेंस्ट बोलो, साहब वो तो होगा नहीं। जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी तब हमने नहीं बोला, आज तो बोलने की बात ही नहीं। हम एक जरूर कहेंगे, आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहते थे, आज भी कहते रहेंगे, सीज फायर। जवाब अमेरिका को देना, जिन्होंने 1 बिलियन के हथियार भेजे जेलेंस्की को। हमने नहीं भेजे एक भी हथियार, हमने गोली नहीं भेजी वहां पे, उन्होंने भेजे हथियार। जवाब उन्हें देना। और मुझे लगता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है, दैट इज अनक्वेश्चनेबल, नोबडी कैन चेंज इट, नोबडी कैन मैनिपुलेट इट। अगर चीमा साहब कमजोर होती तो अब तक तोड़ भी गई होती, मुड़ भी गई होती और गायब भी हो गई होती। जब आज तक ये खड़ी हुई है और जो बाइडेन साहब खुद आके कह रहे हैं हाय बड़ी, तो मुझे नहीं लगता इस सब के बाद, लुकिंग एट दिस, बिकॉज डिप्लोमेटिक मैसेज लॉट ऑफ ऑप्टिक्स एंड सिमेंटिक्स, उस सब के बाद आप ये कह सकते हैं कि एनीबडी कैन फोर्स, cajole, coax, push, and assume and presume that India will take a position which is favorable to them. Well, it is not going to happen. If India would even suspect that, India's stance would have been already different, क्योंकि इंडिया ने भी ऐसा कुछ कम्युनिकेट किया नहीं है। हाँ, बट कुछ लोग हैं वेस्टर्न मीडिया में भी,
उनका काम है ये हवाएं उड़ाना, खबरें उठाना। देखिए वैसे ही सांड का कांड और सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी बिकती है मीडिया में। तो देखिए जब तक ऐसा कुछ मसाला मिर्च नहीं लगाओगे, देखो देखिए चीमा साहब आपने भी सवाल वेस्टर्न मीडिया के आधार पे पूछा जी, उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा होगा। तो ये टीआरपी का जो भूत घूमता है मीडिया के आसपास, ये बहुत जरूरी है चीमा साहब, मीडिया इस पे चलता है, अच्छी बात है। बट अगर आप चीजों का फ्लो देखें, दिस इज नॉट इवन अ रिमोटेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड विद ऑल द कन्विक्शन ऑन माई कमांड, आई कैन टेल यू दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, इसमें बेसिकली ये बात हुई है कि जी टेक्निकली तो कुछ $200 बिलियन का कोई फंड है जिसका नाम जी दिया जा रहा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो जी उसमें जो बेसिक बात होनी थी वो तो होनी थी ऑयल के हवाले से, या कि जी आप रशिया से तेल ना लें। तो आप क्या समझते हैं, कोई इंडिया कोई G7 से इंसेंटिव ले सकता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग, इन टर्म्स ऑफ इग्नोरिंग रशियन ऑयल, या कि आप इसको किस एंगल से देखेंगे? और ये जो $200 अरब है, ये आप समझते हैं किन जगहों पे लग सकता है, या इसकी मोडालिटीज तय हुई हैं, या आपको कुछ अंदाजा है इसमें ये कहाँ पे है, और इंडिया में कितने पैसे आ रहे हैं उस हवाले से? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जिस तरह BRI के मुकाबले में ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर इंडिया भी कहेगा कि हम तो BRI का हिस्सा नहीं बने, तो द मनी शुड कम इन इंडिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, पहले तो आपके सवाल की दाद दूंगा। आप तो आप स्पिनर के साथ इन स्विंगर आउट स्विंगर भी बोल ही लेते हैं, स्पिन इन स्विंग आउट स्विंग बोल लेते हैं, सवाल में जवाब, जवाब में सवाल, और जवाब में सवाल, और अंदर जवाब। तो ये आपकी खसूसियत है, मैं मतलब आपका फैन हूँ, इस बारे में क्या बोलूं। देखिए चीमा साहब, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये जो फंड है, अभी मैंने देखा था करीब 600 बिलियन की बातें चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि दिस फंड इज अप टू $600 बिलियन। ये G7 ने बनाया, ये फंड को बनाया है चाइना का BRI काउंटर करने के लिए। इसका इंडिया रशियल ऑयल इंडिया में पैसा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब BRI का कॉन्सेप्ट क्या आप जानते हो कि चाइना में कॉन्सेप्ट है मिडीवियल किंगडम का। एक उनका कॉन्सेप्ट है, कहते भाई हमें सिल्क रूट को खड़ा करना है, मिडीवियल किंगडम को जो थी हमारी, वो उसको हम बिल्कुल खड़ा करेंगे और ये 100 कंट्रियों में से निकालेंगे। चाइना की मंशा क्या चीमा साहब, इस रोड के बराबर, इस रोड के बहाने हमारे हर एक की जमीन पे पैर रखने का लाइसेंस मिल जाएगा। और आप जानते हैं अमेरिका के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, रशिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस हो सकते हैं, यूके के, फ्रांस के, जर्मनी के, हो सकता है पाकिस्तान के इकोनॉमिक एम्बिशंस भी हो। चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशंस है, फर्क है। यहाँ आजकल कर कंट्रियों में इकोनॉमिक एम्बिशंस है कि मैं डोमिनेट करूं, भाई मेरी इकोनॉमी चले, मैं लॉइन शेयर लूं इकोनॉमी में से, मैं मार्केट पे कब्जा करूं। बट चाइना का एम्बिशन होता है जमीन। चाइना का मिशन है जर जमीन जोरू, लैंड लेडीज लेजिटिमेसी। अब ये जो BRI का उन्होंने फांदा फंसाया था जी जिनपिंग ने, पूरे सिल्क रूट को चालू करना है, ये था कि लाइसेंस की मेरे ट्रूप्स, मेरी आर्मी, मेरे मैकेनाइज कॉलम्स, मेरे लोग वहां जा सके, मुझे एक लाइसेंस मिले, भाई मेरे को BRI रोड वोड बनानी, ये सब किससे खानी कर रही है। अब आपने सीपेक पे 3 साल से काम रोका, सीपेक नहीं बनेगा तो उसका OBR नहीं बनेगा। तो ऐसा चाइना ने बहुत सा पैसा इधर उधर डुबा रखा है।